हेलो एवरीवन। हम घटना चक्र डिस्कस कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थशास्त्र। अगर आप यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है मुद्रा एवं बैंकिंग। इसका कुछ पार्ट हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। इसके बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट भी डिस्कस किए थे एंड क्वेश्चन भी। बाकी क्वेश्चन आज हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित कीमत सूचकांकों में से केंद्र सरकार के कर्मचारियों की मजदूरी में क्षतिपूर्ति हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, औद्योगिक कर्मियों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक। केंद्रीय सरकार अपने कर्मचारियों को दिए जाने वाले वेतन में महंगाई के कारण होने वाली क्षतिपूर्ति हेतु औद्योगिक कर्मियों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक प्रयोग करती है। नेक्स्ट है कि भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, उपभोक्ता कीमत सूचकांक। भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का निर्धारण औद्योगिक कर्मियों के उपभोक्ता कीमत सूचकांक के आधार पर किया जाता है। वर्तमान में भारत में निम्नलिखित 4 वर्गों में उपभोक्ता कीमत सूचकांक का संकलन किया जाता है, ठीक है। यहाँ देखिए CPI-IW, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर एग्रीकल्चरल लेबरर्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर रूरल लेबरर्स एंड ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रूरल प्लस अर्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में थोक मूल्य सूचकांक के आंकड़े निम्नलिखित में से कौन सा संस्थापन या कार्यालय जारी करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग के आर्थिक सलाहकार के कार्यालय द्वारा भारत में थोक मूल्य सूचकांक के आंकड़े जारी किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्पादक कीमत सूचकांक मापता है, क्या मापता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन है, उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की कीमत के औसत परिवर्तन को। उत्पादन कीमत सूचकांक एक समयावधि में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की कीमत के औसत परिवर्तन को मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कथन दिया हुआ है कि समग्र पूर्ति वक्र में विवर्तन के कारण लागत प्रेरित स्फीति होती है। बिल्कुल सही है। कारण है कि मजदूरी में वृद्धि के कारण समग्र पूर्ति वक्र में विवर्तन होता है, ये भी सही है। तो इस तरीके से कथन एंड कारण दोनों सही है और स्पष्टीकरण भी सही है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। लागत प्रेरित स्फीति समग्र पूर्ति वक्र में गिरावट के कारण होती है। बढ़ी हुई मजदूरी दरों में वृद्धि के कारण समग्र पूर्ति वक्र में विवर्तन बाईं ओर या गिरावट होती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन है कि कोविड विश्व महामारी के बाद के हाल के विगत काल में पूरे विश्व में अनेक केंद्रीय बैंकों ने ब्याज दरें बढ़ा दी थी। बिल्कुल सही है। सेकेंड कथन है कि आमतौर पर केंद्रीय बैंक मानते हैं कि उनके पास बढ़ती हुई उपभोक्ता कीमतों का मौद्रिक नीति के उपायों से प्रतिकार करने की सामर्थ्य है, ये भी सही है। तो कथन 1 एंड कथन 2 दोनों सही है एंड कथन 2 जो है कथन 1 की सही व्याख्या भी है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कौन मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, ब्याज दर को कम करना। नेक्स्ट है कि भारत में मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? फर्स्ट कथन है कि भारत में मुद्रास्फीति का नियंत्रण केवल भारत सरकार का उत्तरदायित्व है। ऑप्शन बी है कि मुद्रास्फीति के नियंत्रण में भारतीय रिजर्व बैंक की कोई भूमिका नहीं है। ऑप्शन सी है कि घटा हुआ मुद्रा परिचालन मनी सर्कुलेशन मुद्रास्फीति के नियंत्रण में सहायता करता है, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी है कि बढ़ा हुआ मुद्रा परिचालन मुद्रास्फीति के नियंत्रण में सहायता करता है, गलत। तो ये घटा हुआ मुद्रा परिचालन जो है मुद्रास्फीति के नियंत्रण में सहायता करता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। मुद्रा का प्रसार जब अर्थव्यवस्था में ज़्यादा हो जाता है तो मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस स्थिति में वस्तुओं के मूल्य बढ़ते हैं तथा मुद्रा की क्रय शक्ति गिरता है। मुद्रास्फीति की स्थिति में रिजर्व बैंक द्वारा अपनी मौद्रिक नीति के तहत बैंक दर, रेपो दर, रिवर्स रेपो दर आदि में वृद्धि की जाती है, जिससे मुद्रा के प्रसार में कमी लाई जा सके।
अतः घटता हुआ मुद्रा परिचलन मुद्रास्फीति के नियंत्रण में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में भारतीयों द्वारा 1881 में स्थापित हुआ तथा उनके प्रबंध में चलने वाला सीमित देयता का प्रथम बैंक कौन सा था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अवध कॉमर्शियल बैंक। सीमित देयता के आधार पर 1881 ईस्वी में स्थापित अवध कमर्शियल बैंक भारतीय बोर्ड द्वारा संचालित पहला बैंक था। पूर्ण रूप से प्रथम भारतीय बैंक पंजाब नेशनल बैंक है और जिसकी स्थापना 1894 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है कि भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सर्वप्रथम घटित हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बैंकिंग नियंत्रण अधिनियम का नियमन। भारत में जीवन बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण वर्ष 1956 में तथा साधारण बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण वर्ष 1973 में हुआ। भारतीय स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण जुलाई 1955 में हुआ एंड बैंकिंग नियंत्रण अधिनियम का नियमन 18 मार्च 1949 को हुआ। प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ वर्ष 1951 में हुआ। अतः सर्वप्रथम घटित घटना जो है वह बैंकिंग नियंत्रण अधिनियम का नियमन होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जुलाई 1969 को। भारत में सर्वप्रथम बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को किया गया था। इस दौरान 14 वाणिज्यिक बैंकों जिसकी जमाएं 50 करोड़ रुपए से अधिक थी और का राष्ट्रीयकरण किया गया था। दूसरी बार कुल 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 15 अप्रैल 1980 को किया गया था। नेक्स्ट है 1980 में भारत में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। ठीक है, यहाँ देखिए भारत में सर्वप्रथम बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है वो 19 जुलाई 1969 को किया गया था। दूसरी बार 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 15 अप्रैल 1980 को किया गया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसको व्यवस्थित करना यहाँ देखिए, बैंकों के राष्ट्रीयकरण का प्रथम चरण जो है जुलाई 1969, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना अक्टूबर 1975, बैंकों के राष्ट्रीयकरण का दूसरा चरण अप्रैल 1980 और नाबार्ड की स्थापना जुलाई 1982 में हुआ था। नेक्स्ट है, यहाँ भी निम्नलिखित को कालक्रमिक आधार पर विन्यास करना है। यहाँ देखिए आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 को, 1949। एसबीआई का राष्ट्रीयकरण 1955, एलआईसी का राष्ट्रीयकरण 1956 एंड 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट कथन है कि गोरवाला समिति की संस्तुति के फलस्वरूप भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना हुई, बिल्कुल सही है। सेकंड कथन है कि 6 वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण 15 अप्रैल 1980 को हुआ था, ये भी सही है। तो इस तरीके से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों 1 और 2 दोनों सही है। अगस्त 1951 में गठित अखिल भारतीय ग्रामीण शाख सर्वेक्षण समिति, जिसे ए.डी. गोरवाला समिति के नाम से भी जाना जाता है, ने इंपीरियल बैंक के साथ कुछ राज्य संबद्ध बैंकों को मिलाकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की संस्तुति की थी। 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। नेक्स्ट है, सुगमता सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर में से कौन सा कथन जो है वो सही है? फर्स्ट है, यह सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रदर्शन को आंकलित करने का एक तरीका है, बिल्कुल सही है। सेकंड है, यह भारत में एमएसएमई हेतु व्यापार सुगमता को आंकलित करता है, ये गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका सही आंसर हो जाएगा केवल 1, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। भारत में सुगमता सूचकांक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रदर्शन को आंकलित करने का तरीका है। इज का फुल फॉर्म है इन्हांस्ड एक्सेस एंड सर्विसेज एक्सेलेंस। बैंकिंग सुधार सूचकांक पर सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले बैंकों को सम्मानित किया जाता है। मार्च 2025 से इज 8.0 है, जो कि जारी किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत में वाणिज्यिक बैंकों के कार्यों में शामिल है। फर्स्ट है कि ग्राहकों की ओर से शेयरों एवं प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री।
बिल्कुल सही है। सेकंड है कि वसीयतों के लिए निष्पादक तथा न्यासी के रूप में कार्य करना, यह भी सही है। तो इस तरीके से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही है। व्यापारिक बैंक एक वित्तीय संस्था है जो मुद्रा तथा साख में व्यापार करती है। यह न केवल मुद्रा को लोगों से जमा के रूप में स्वीकार करती है, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर उद्यमियों तथा साहसियों को उधार भी देती है। इसके अन्य कार्यों में शामिल हैं ग्राहक की तरफ से शेयरों एवं प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री तथा वसीयतों के लिए निष्पादक तथा न्यासी के रूप में कार्य करना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का वाणिज्यिक बैंक है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, इंडियन ओवरसीज बैंक। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ऐसे बैंक जिनमें सरकार की धारिता कम से कम 51% है, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कहलाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक निजी बैंक है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पंजाब बैंक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ICICI बैंक। बाकी बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, ये सारे राष्ट्रीयकृत बैंक है। ठीक है, हमसे पूछा गया कौन सा राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है। भारतीय औद्योगिक शाख एवं निवेश निगम, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ICICI इसका फुल फॉर्म, ICICI का फुल फॉर्म है। ठीक है, इसकी स्थापना वर्ष 1955 में विश्व बैंक तथा भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों एवं सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों के संयुक्त उपक्रम के रूप में की गई थी। इसका उद्देश्य देश के निजी क्षेत्र में लघु एवं मध्यम आकार के उद्योगों का विकास करना था। इसी के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में ICICI बैंक की स्थापना वर्ष 1994 में की गई थी। यह बैंक निजी क्षेत्र के बैंकों की श्रेणी में है। ठीक, शेष तीनों बैंक राष्ट्रीयकृत बैंक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न भारतीय बैंकों में से कौन सा राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ICICI बैंक राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है। ICICI बैंक जो है वह निजी क्षेत्र का बैंक है, जबकि शेष तीनों कौन कौन सा? कॉर्पोरेशन बैंक, देना बैंक एंड विजया बैंक, ये सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक है। एंड वर्तमान में कॉर्पोरेशन बैंक का विलय यूनियन बैंक ऑल इंडिया में तथा देना बैंक, विजया बैंक का विलय जो है वह बैंक ऑफ बड़ौदा में हो चुका है। इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1955 ईस्वी। अगस्त 1951 1951 में गठित अखिल भारतीय ग्रामीण शाख सर्वेक्षण समिति, जिसे AD गोरवाला समिति के नाम से भी जाना जाता है, ने इंपीरियल बैंक के साथ कुछ राज्य संबद्ध बैंकों को मिलाकर भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना की संस्तुति की। 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक की संपत्तियों तथा देनदारियों का अधिग्रहण करके भारतीय स्टेट बैंक ने कार्य करना शुरू किया और यह देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। फॉर्च्यून 500 कंपनी में शामिल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत के बैंकों में सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक एवं वित्तीय सेवा संगठन है। 1 अप्रैल 2017 से प्रभावी 5 सहयोगी बैंकों और भारतीय महिला बैंक के विलय के पश्चात अक्टूबर 2024 तक इस बैंक की 22,500 से भी अधिक शाखाएं तथा 63,580 ATMs एंड ADWMS हैं। नेक्स्ट है, भारत का सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है, निम्न में से भारत का कौन सा व्यापारिक बैंक विश्व के शीर्ष 100 बैंकों में शामिल है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, भारतीय स्टेट बैंक। नेक्स्ट है, फरवरी 2024 में कौन सा बैंक समाचारों में था जिसने अपना प्रथम सतत या स्थायी वित्त बॉन्ड इशू जारी करके $300 मिलियन जुटाए? जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, HDFC। फरवरी 2024 में HDFC बैंक लिमिटेड द्वारा घोषणा की गई कि उसने अपने पहले सस्टेनेबल फाइनेंस बॉन्ड इशू के जरिए $300 मिलियन जुटाए हैं और यह रेगुलेशन इस बॉन्ड के माध्यम से जुटाए जाने वाले $750 मिलियन की राशि का एक हिस्सा है, जो $300 मिलियन US ट्रेजरी पर 95 बेसिस पॉइंट्स प्रसार के साथ 3 वर्ष की अवधि के लिए जुटाए गए हैं, जबकि शेष $450 मिलियन 108 बेसिस पॉइंट्स विस्तार के साथ 5 वर्ष की अवधि के लिए जुटाए गए हैं।
सस्टेनेबल फाइनेंस बॉन्ड के जरिए जुटाई गई धनराशि को इलेक्ट्रिक वाहनों, एमएसएमई और किफ़ायती आवास के लिए ऋण देने में प्राथमिकता दी जाएगी। नेक्स्ट है, वह कौन सा बैंक है जिसने कृषकों के पास आसानी से पहुंचने के लिए किसान क्लब बनाए हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय स्टेट बैंक ने किसानों के पास आसानी से पहुंचने के लिए किसान क्लबों का गठन किया। उत्तर प्रदेश के किसानों हेतु इस क्लब का गठन नाबार्ड तथा एसबीआई द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। नाबार्ड तथा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया आदि द्वारा भी किसान क्लब कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। नेक्स्ट है, अप्रैल 2011 से भारतीय स्टेट बैंक के चेयरमैन के पद पर कौन कार्यरत है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रदीप चौधरी। नेक्स्ट है, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के अध्यक्षों का चयन कौन करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बैंक बोर्ड ब्यूरो। जब ये प्रश्न पूछा गया था 2019 में, तो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के अध्यक्ष एवं अन्य महत्वपूर्ण पदों हेतु चयन बैंक बोर्ड ब्यूरो 1 जुलाई 2022 से वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो FSIB द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, जिसकी अनुशंसा के आधार पर सरकार जो है इनकी नियुक्ति करती थी। अप्रैल 2016 से प्रभावी बैंक बोर्ड ब्यूरो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों के प्रमुखों के चयन की अनुशंसा के साथ यह बैंकों की पूंजी उद्ग्रहण योजनाओं एवं रणनीतियों के विकास में भी सहायता करता था। लेकिन 1 जुलाई 2022 से बैंक बोर्ड ब्यूरो को वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया। वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो वित्तीय सेवा विभाग के तहत स्थापित एक सरकारी निकाय है। इसे राज्य द्वारा संचालित वित्तीय विभाग के सेवा संस्थानों के पूर्णकालिक निदेशकों तथा गैर कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति हेतु सिफारिशें करने का भी दायित्व सौंपा गया है। यह सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियों के महाप्रबंधकों और निर्देशकों के चयन हेतु दिशा निर्देश भी जारी करता है। हालांकि इसका प्रमुख कार्य राज्य के स्वामित्व वाली वित्तीय सेवा संस्थाओं हेतु हेड हंटर की भूमिका निभाना है। और यह बोर्ड जो है यह राज्य द्वारा संचालित बैंकों हेतु व्यावसायिक रणनीति तैयार करने तथा विकसित करने का भी कार्य करेगा तथा फंड जुटाने हेतु योजना में भी मदद करेगा। वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो की प्राथमिक भूमिका जनशक्ति क्षमताओं की पहचान करना तथा सरकारी स्वामित्व वाले वित्तीय संस्थानों में वरिष्ठ पदों हेतु प्रतिभा का उचित चयन सुनिश्चित करना है। साथ ही मैनेजर की भूमिका से परे जाकर वित्तीय संस्थाओं में पूर्णकालिक निर्देशकों हेतु एक आचार संहिता तथा नैतिकता तैयार करने में सरकार की सहायता करना है। और यह सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, सरकार के स्वामित्व वाले वित्तीय संस्थानों तथा बीमा कंपनियों के प्रदर्शन की निगरानी तथा मूल्यांकन का भी कार्य करेगा। वर्तमान में वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो, पूर्व में बैंक बोर्ड ब्यूरो के चेयरमैन भानु प्रताप शर्मा हैं। नेक्स्ट है कि बैंक बोर्ड ब्यूरो के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फर्स्ट है कि आरबीआई का गवर्नर बैंक बोर्ड ब्यूरो का चेयरमैन होता है, ये गलत हो जाएगा। सेकेंड है बैंक बोर्ड ब्यूरो सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों के अध्यक्षों के चयन के लिए संस्तुति करता है, बिल्कुल सही है। थर्ड है कि बैंक बोर्ड ब्यूरो सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों को कार्य नीतियों और पूंजीवर्धन योजनाओं को विकसित करने में मदद करता है, ये भी सही है। तो इस तरीके से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2 और 3 सही है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के शासन में सुधार की दृष्टि से बैंक बोर्ड ब्यूरो की स्थापना पीजे नायक समिति की अनुशंसा पर की गई थी। 1 अप्रैल 2016 से बैंक बोर्ड ब्यूरो ने अपना कार्य प्रारंभ किया। 1 जुलाई 2022 को केंद्र सरकार द्वारा बैंक बोर्ड ब्यूरो के स्थान पर फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो FSIB की स्थापना की गई। FSIB के जिसके अध्यक्ष भानु प्रताप शर्मा हैं, बैंक बोर्ड ब्यूरो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों के अध्यक्षों के चयन हेतु संस्तुति करता है और यह सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की कार्यनीतियों और पूंजीवर्धन योजनाओं को विकसित करने में मदद करता है। बैंक बोर्ड ब्यूरो के अध्यक्ष के अतिरिक्त 3 पदेन सदस्य तथा 3 विशेषज्ञ सदस्य होते हैं। अध्यक्ष सहित सभी सदस्य अंशकालिक प्रकृति के होते हैं। ठीक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस बैंक द्वारा सिंपली क्लिक
क्रेडिट कार्ड योजना प्रारंभ की गई है? जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, SBI। सितंबर 2015 में भारतीय स्टेट बैंक ने भारत की ई-कॉमर्स क्षेत्र की 7 बड़ी कंपनियों अमेजन इंडिया, बुक माई शो, क्लियर ट्रिप, फर्निश, फूड पांडा, लेंसकार्ट तथा ओला के साथ भागीदारी में सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया था। ठीक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस बैंक ने चीन में अपनी शाखा पहले खोली है? जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय स्टेट बैंक भारत का पहला बैंक था जिसने वर्ष 2006 में चीन में अपनी प्रथम शाखा खोली। नेक्स्ट है, निम्नलिखित निजी बैंकों में से किस बैंक ने चीन में सर्वप्रथम अपनी शाखा स्थापित की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक्सिस बैंक। निजी क्षेत्र के एक्सिस बैंक ने सर्वप्रथम चीन के शंघाई शहर में अपनी शाखा स्थापित की थी। नेक्स्ट है, किस भारतीय व्यावसायिक बैंक ने सबसे पहले चलती फिरती ATM सेवा प्रारंभ की? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ICICI। भारत में निजी क्षेत्र के सबसे बड़े बैंकों में से एक ICICI बैंक लिमिटेड ने दिसंबर 2002 में मुंबई में सबसे पहले चलती फिरती सेवा प्रारंभ की थी। नेक्स्ट है, किस निजी बैंक ने किसानों के लिए ई-किसान धन ऐप चालू किया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, HDFC बैंक। निजी क्षेत्र के HDFC बैंक ने जून 2020 में ई-किसान धन मोबाइल एप्लीकेशन जारी किया और इस एप्लीकेशन से किसान फसलों के भाव, किस्म, मौसम की जानकारी आदि कृषि सूचना के साथ बैंकिंग सेवा का लाभ ले सकेंगे। नेक्स्ट है, पंजाब नेशनल बैंक में विलय होने वाला वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? तो ये होगा न्यू बैंक ऑफ इंडिया एंड भारत ओवरसीज बैंक नहीं, ये ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, B&D इसका सही आंसर है। विकल्पगत बैंकों में से वर्ष 1993 में न्यू बैंक ऑफ इंडिया का तथा वर्ष 2020 में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का विलय पंजाब नेशनल बैंक में हो गया। नेक्स्ट है, यहाँ मिलान करना है, एक तरफ बैंक है एंड दूसरी तरफ प्रकार है, कौन सा बैंक किस प्रकार का है। तो यहाँ देखिए, इंडियन बैंक जो है ना यह सार्वजनिक प्रकार है, ICICI बैंक निजी, सिटी बैंक विदेशी एंड शाश्वत बैंक जो है सहकारी बैंक है। नेक्स्ट है, विदेशी बैंकों के साथ व्यवहार करते समय भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिरोपित नियम या नियमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है कि भारत में पूर्ण स्वामित्व वाले सहायक बैंकों बैंकिंग सब्सिडियरियों के लिए कोई न्यूनतम पूंजी की आवश्यकता नहीं है, गलत हो जाएगा। सेकेंड है कि भारत में पूर्ण स्वामित्व वाले सहायक बैंकों बैंकिंग सब्सिडियरियों के लिए बोर्ड सदस्यों के कम से कम 50% भारतीय नागरिक होने चाहिए, यह भी गलत हो जाएगा। इस तरीके से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ना तो 1 ना ही 2, कोई भी सही नहीं है। भारत में विदेशी बैंकों द्वारा पूर्ण स्वामित्व वाले सहायक बैंकों बैंकिंग सब्सिडियरियों की स्थापना करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की योजना के अनुसार नए प्रवेशकों के लिए WOS होली ऑन्ड सब्सिडरीज, ठीक है, हेतु प्रारंभिक न्यूनतम प्रदत्त वोटिंग इक्विटी पूंजी 5 अरब रुपये होनी चाहिए, जो विदेशी बैंक अपनी वर्तमान शाखाओं को WOS में परिवर्तित करना चाहते हैं। उनके पास न्यूनतम निवल संपत्ति 5 अरब रुपये होनी चाहिए। WOS के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या निदेशक मंडल की संरचना में यह आवश्यक है कि निदेशकों बोर्ड सदस्यों की कुल संख्या में से कम 50% भारतीय नागरिक या अनिवासी भारतीय या भारतीय मूल के व्यक्ति होने चाहिए। एक शर्त के साथ कि निदेशकों में से कम 1/3 भारत में निवास करने वाले भारतीय नागरिक होने चाहिए और इसका तात्पर्य है कि NRI और PIO भी उपयुक्त 50% की शर्त को पूरा कर सकते हैं, ठीक। NPIO भारतीय नागरिक नहीं होते हैं। नेक्स्ट है, निम्न 4 विदेशी बैंकों में से जो भारत में कार्य संचालन कर रहे हैं किस एक की सबसे अधिक शाखाएं हैं? जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। 31 दिसंबर 2024 तक स्थिति के अनुसार भारत में विदेशी बैंकों की सर्वाधिक शाखाएं ब्रिटेन के स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की है। उसके पश्चात क्रमशः हांगकांग के HSBC लिमिटेड 26, जर्मनी के ड्यूश बैंक AG 17 तथा USA का सिटी बैंक NA का स्थान है। फ्रांस के BNP पारिबस बैंक की 5 शाखाएं हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना, एक तरफ है बृहद बैंक एंड दूसरी तरफ उत्पत्ति देश है। यहाँ देखिए
ABN AMRO बैंक जो नीदरलैंड की है, ठीक है। बार्कलेज बैंक यूके, कुकमिन बैंक दक्षिण कोरिया की है। नेक्स्ट निम्न पर विचार कीजिए। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अग्रणी बैंक योजना, नाबार्ड, भारतीय स्टेट बैंक। इन बैंकों के स्थापित होने का सही ऐतिहासिक क्रम क्या है? तो यहाँ देखिए, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना हुआ था 1955 में, अग्रणी बैंक योजना 1969, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 1975 एंड नाबार्ड 1982। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, अग्रणी बैंक योजना का प्रारंभ कब हुआ? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, दिसंबर 1969 में। अग्रणी बैंक योजना का प्रारंभ प्रोफेसर DR गाडली की अध्यक्षता में सामाजिक उद्देश्यों के कार्यान्वयन के लिए संगठनात्मक ढांचे पर गठित अध्ययन दल गाडगिल अध्ययन दल के साथ हुआ, जिसने अक्टूबर 1969 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। उक्त अध्ययन दल ने इस तथ्य को इंगित किया कि वाणिज्य बैंक ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है और इनके पास अपेक्षित ग्रामीण उन्मुखता का अभाव है। अतः अध्ययन दल ने ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त बैंकिंग एवं ऋण संरचना विकसित करने के लिए प्लान तथा कार्यक्रम बनाने हेतु क्षेत्र दृष्टिकोण अपनाए जाने की सिफारिश की। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी क्षेत्र के बैंकों के शाखा विस्तार कार्यक्रम पर श्री FKF नरीमन की अध्यक्षता में गठित समिति नरीमन समिति ने अपनी रिपोर्ट नवंबर 1969 में क्षेत्र दृष्टिकोण की अभिकल्पना का यह सिफारिश करते हुए समर्थन किया कि सरकारी क्षेत्र के बैंकों को अपने सामाजिक दायित्वों को पूरा करने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से कतिपय जिलों में ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जहां वे एक अग्रणी बैंक के रूप में कार्य करेंगे। ठीक है। उपर्युक्त सिफारिशों के अनुसरण में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिसंबर 1969 में अग्रणी बैंक योजना लागू की गई। योजना का उद्देश्य बैंकों और अन्य विकासात्मक एजेंसियों की गतिविधियों में विभिन्न मंचों के माध्यम से समन्वय लाना है, ताकि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र और अन्य क्षेत्रों को बैंक वित्त के प्रवाह में बढ़ोतरी की जा सके तथा ग्रामीण क्षेत्र के समग्र विकास में बैंकों की भूमिका को बढ़ावा मिल सके। जिले की गतिविधियों में समन्वय लाने के लिए एक विशिष्ट बैंक को जिले के अग्रणी बैंक का दायित्व सौंपा जाता है। अग्रणी बैंक से अपेक्षित है कि वह ऋण संस्थाओं एवं सरकार के प्रयासों में समन्वय लाने के लिए लीडर की भूमिका निभाए। वित्तीय क्षेत्र में हुए कई सारे परिवर्तनों के मद्देनजर भारतीय रिजर्व बैंक की तत्कालीन उप गवर्नर श्रीमती उषा थोराट की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति द्वारा वर्ष 2009 में अग्रणी बैंक योजना की समीक्षा की गई। नेक्स्ट है LBS एक वित्तीय समावेशन के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए आर्थिक उपायों में से एक है। इस परिप्रेक्ष्य में LBS क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अग्रणी बैंकिंग योजना। अग्रणी बैंकिंग योजना LBS लीड बैंकिंग स्कीम वर्ष 1969 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रारंभ की गई थी और यह योजना वित्तीय समावेशन के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए आर्थिक उपायों में से एक है। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक बैंक को एक जिला आवंटित किया जाता है और उस बैंक को लीड बैंक की संज्ञा दी जाती है। प्रत्येक जिले का लीड बैंक संबंधित जिले में शाख व्यवस्था के समन्वय में अग्रणी भूमिका निभाता है। नेक्स्ट है लीड बैंक का कार्य किया जाता है तो किसके द्वारा? ऑप्शन डी, इस कार्य हेतु नामित बैंक द्वारा। नेक्स्ट है लीड बैंक योजना का प्रमुख उद्देश्य है कि, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रत्येक बैंक सघन विकास के लिए पृथक पृथक जिलों को अपनाए। नेक्स्ट है सेवा क्षेत्र उपागम किसके कार्य क्षेत्र के अधीन कार्यान्वित किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अग्रणी बैंक योजना लीड बैंक स्कीम। लीड बैंक योजना के तहत ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में नियोजनबद्ध एवं सही तरीके से विकास करने हेतु अप्रैल 1989 में शुरू किया गया। सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों पर लागू था। सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण के अंतर्गत ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में स्थित प्रत्येक बैंक शाखा 15 से 25 गांवों में सेवा देने के लिए निर्दिष्ट की गई थी और उक्त शाखा अपने सेवा क्षेत्र की बैंक ऋण जरूरतों को पूरा करने के लिए उत्तरदायी थी। सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण का मुख्य उद्देश्य उत्पादक उधार बढ़ाना तथा बैंक ऋण उत्पादकता में प्रभावी सहबद्धता एवं आय स्तरों में बढ़ोतरी लाना था।
सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण योजना की समय समय पर समीक्षा की गई और योजना को अधिक प्रभावी बनाने के लिए उसमें यथोचित परिवर्तन किए गए। सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण की दिसंबर 2004 में समीक्षा की गई और यह निर्णय लिया गया कि सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण के सकारात्मक पहलुओं को बनाए रखने के साथ योजना के प्रतिबंधात्मक प्रावधान समाप्त किए जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला साख योजना बनाई जाती है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन है लीड बैंक के अंतर्गत। आरबीआई ने दिसंबर 1969 से लीड बैंकिंग योजना प्रारंभ की और इसके अंतर्गत प्रत्येक बैंक को एक जिला आवंटित किया जाता है और उस बैंक को लीड बैंक की संज्ञा दी जाती है। प्रत्येक जिले का लीड बैंक संबंधित जिले में शाख व्यवस्था के समन्वय में अग्रणी भूमिका निभाता है। भारत के लगभग सभी जिलों में लीड बैंक योजना के अंतर्गत जिला शाख योजना लागू है। लीड बैंक जो है यह जिला स्तर पर शाख योजना का निर्माण कर उसे पूर्ण करने में केंद्रीय भूमिका निभाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक मुख्यतः लघु उद्योगों के संबंध में कार्य करता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए SIDBI। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक या सिडबी, इस सिडबी का फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, भारत की एक प्रमुख विकास वित्तीय संस्था है। इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुई और इसका मुख्यालय लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। सिडबी का उद्देश्य पुनर्वित्त सुविधाएं तथा लघु उद्योगों को अल्पकालिक ऋण प्रदान करना है और यह सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम MSME क्षेत्र की शीर्ष वित्तीय संस्था के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अप्रैल 1990। नेक्स्ट है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी लखनऊ। नेक्स्ट है, सिडबी की स्थापना की गई थी है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी लघु स्तरीय उद्योगों को वित्त प्रदान करने हेतु। नेक्स्ट है, यहाँ युग्म पर विचार करना है। एक तरफ बैंकों का नाम है एंड दूसरी तरफ मुख्यालय की स्थिति दिया हुआ है, तो यहाँ बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा गया है। तो इलाहाबाद बैंक कोलकाता, भारतीय लघु औद्योगिक विकास बैंक मुंबई, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, ठीक है, ये क्योंकि हमसे सही सुमेलित नहीं है, ऑप्शन बी सेकंड सही नहीं है। ओवरसीज बैंक चेन्नई, ये सही है। यहाँ देखिए स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सिडबी का मुख्यालय लखनऊ में है, न कि मुंबई में, ठीक है। वर्तमान में इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में भी हो गया, तो इसको भी ध्यान में रखना है कि जो इलाहाबाद बैंक है इसका विलय इंडियन बैंक में हो गया है। एंड भारतीय लघु औद्योगिक विकास बैंक मतलब सिडबी, इसका मुख्यालय कहाँ है, लखनऊ में है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। फर्स्ट है बैंकों का राष्ट्रीयकरण, सेकेंड है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का गठन, थर्ड है बैंक शाखाओं द्वारा गांवों को अपनाना। उपयुक्त में से किस या किन को भारत में वित्तीय समावेशन प्राप्त करने के लिए उठाए गए कदम या कदमों के रूप में माना जा सकता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 1, 2 और 3 तीनों। नेक्स्ट है कि भारत में 1991 1991 के बाद शुरू हुए वित्तीय क्षेत्र के सुधारों से निम्न में से कौन सा संबंधित नहीं है। पूंजी पर्याप्तता, गैर आस्तिकारी परिसंपत्तियां, FRBM अधिनियम, फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट, सरफेसी अधिनियम। हमसे पूछा गया कौन सा इससे संबंधित नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी FRBM अधिनियम। नेक्स्ट है वित्तीय सम्मेलन को प्रोत्साहित किया जा सकता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा। फर्स्ट है योग्य लाभार्थियों को विशिष्ट साख पत्र जारी करके। ऑप्शन बी है निम्न आय वर्ग के लोगों को शून्य अथवा न्यूनतम अवशेष से बैंकिंग सेवाओं को प्रदान करके। ऑप्शन सी है कि कम आय वाले लोगों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करके। एंड ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी के द्वारा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी के द्वारा। वित्तीय समावेशन का तात्पर्य समाज के सभी वर्गों तथा वित्तीय सेवाओं की पहुंच से है। आरबीआई के अनुसार वित्तीय समावेशन से तात्पर्य अल्प आय तथा कमजोर वर्ग के उस बड़े समूह को जो सामान्य रूप से प्रचलित बैंकिंग प्रणाली से बैंकिंग सेवा तथा लाभ प्राप्त करने से वंचित रह जाता है, वाहनीय लागत पर बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक वित्तीय समावेशन का उद्देश्य नहीं है। फर्स्ट है गरीब आबादी के लिए वित्तीय सेवाओं का विस्तार करना, ये तो सही है। सेकेंड है कमजोर वर्ग की संभावित समृद्धि के द्वार खोलना, ये भी सही है।
थर्ड है ऑप्शन सी है कि बैंकिंग अधोसंरचना को सिकोड़ना, ये सही नहीं है। एंड ऑप्शन डी है ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय सेवाओं का प्रसार, ये सही है। हमसे पूछा गया कौन सा इसका उद्देश्य नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। वित्तीय समावेशन के उद्देश्यों में गरीब आबादी के लिए वित्तीय सेवाओं का विस्तार करना, कमजोर वर्ग की संभावित समृद्धि के द्वार खोलना तथा ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय सेवाओं का प्रसार करना शामिल है। वित्तीय समावेशन के उद्देश्यों में बैंकिंग अवसंरचना का विस्तार शामिल है, न कि इसको सिकोड़ना। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एक वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया की सफलता में बाधक है। फर्स्ट है निम्न आय, ऑप्शन बी है निरक्षरता, ऑप्शन सी है बैंक शाखाओं का अभाव एंड ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। वित्तीय समावेशन पर गठित रंगराजन समिति, इसके अध्यक्ष डॉक्टर सी रंगराजन के अनुसार वित्तीय समावेशन वह प्रक्रिया है जिसके तहत वित्तीय सेवाएं सही समय पर और सही अनुपात में समाज के पिछड़े वर्ग एवं कम आय वर्ग के लोगों को कम लागत में उपलब्ध हो। निम्न आय, निरक्षरता एवं बैंक शाखाओं का अभाव तीनों ही वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया की सफलता में बाधक है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन एक जनवरी 2005 में फाइनेंशियल इंक्लूजन पर बनाई गई समिति का अध्यक्ष था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए श्री रंगराजन। वित्तीय समावेशन पर बनाई गई समिति के अध्यक्ष श्री रंगराजन थे और इस समिति का गठन 26 जून 2006 को किया गया था, जिसने अपनी अंतिम रिपोर्ट जो है वह 4 जनवरी 2008 को प्रस्तुत की थी। श्री रंगराजन आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित समितियों में से किसके द्वारा वित्तीय समावेशन पर अपनी संस्तुतियां दी गई है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी रंगराजन समिति द्वारा। नेक्स्ट है भारत में लघु वित्त बैंकों एसएफबीएस को स्थापित करने का क्या प्रयोजन है। फर्स्ट है लघु व्यवसाय इकाइयों को ऋण की पूर्ति करना, बिल्कुल सही है। सेकेंड है लघु और सीमांत कृषकों को ऋण की पूर्ति करना, ये भी सही है। थर्ड है कि युवा उद्यमियों को विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापार स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना, ये गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए केवल 1 और 2 सही है। वित्तीय समावेशन को देश भर में फैलाने के लिए निजी क्षेत्र में छोटे वित्त बैंकों और भुगतान बैंकों की स्थापना की घोषणा तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा जुलाई 2014 में केंद्रीय बजट में की गई थी। इन बैंकों की स्थापना के लिए अंतिम दिशा निर्देश भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नवंबर 2014 में जारी किए गए। लघु वित्त बैंकों की स्थापना का उद्देश्य मुख्यतः जनसंख्या के वंचित तथा अल्प सेवा प्राप्त वर्ग के लिए बचत के साधनों का प्रावधान करना तथा लघु कारोबार इकाइयों, छोटे और सीमांत किसानों, माइक्रो और लघु उद्योगों तथा असंगठित क्षेत्र की अन्य संस्थाओं को उच्च प्रौद्योगिकी कम लागत परिचालनों के माध्यम से ऋण की आपूर्ति करना है। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार एक स्मॉल फाइनेंस बैंक एसएफबी के यूनिवर्सल बैंक में परिवर्तन के लिए पात्रता मानदंडों में से क्या है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी न्यूनतम शुद्ध संपत्ति 1000 करोड़ रुपए। अप्रैल 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार स्पष्टता लाने के उद्देश्य से एक स्मॉल फाइनेंस बैंक एसएफबी के यूनिवर्सल बैंक में परिवर्तन के लिए पात्रता मानदंड निम्न है। अनुसूचित बैंक दर्जा तथा न्यूनतम 5 वर्षों की अवधि के कार्य निष्पादन का संतोषजनक ट्रैक रिकॉर्ड, बैंक के शेयर किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने चाहिए, पिछली तिमाही लेखा परीक्षित के अंत में न्यूनतम निवल मालियत 1000 करोड़ रुपए होनी चाहिए, एसएफबी के लिए निर्धारित CRAR आवश्यकताओं को पूरा किया जाना चाहिए, पिछले 2 वित्तीय वर्षों में निवल लाभ रहा हो और पिछले 2 वित्तीय वर्षों में GNPA और NNPA क्रमशः 3% और 1% से कम या उसके बराबर हो, और साथ ही शेयरधारिता पैटर्न के संबंध में निम्नलिखित शर्तें लागू हो। किसी SFB के लिए पहचान किए गए प्रवर्तक की कोई अनिवार्य आवश्यकता नहीं है। हालांकि पात्र एसएफबी के विद्यमान प्रवर्तक यदि कोई हो तो यूनिवर्सल बैंक में परिवर्तन होने पर प्रवर्तक बने रहेंगे। यूनिवर्सल बैंक में परिवर्तन के दौरान पात्र जो है वह एसएफबी के लिए नए प्रवर्तकों को शामिल करने तथा अथवा प्रवर्तकों में बदलाव की अनुमति नहीं दी जाएगी। परिवर्तित यूनिवर्सल बैंक में विद्यमान प्रवर्तकों के लिए न्यूनतम शेयरधारिता की कोई नई अनिवार्य लॉक इन आवश्यकता नहीं होगी।
रिजर्व बैंक द्वारा पहले से अनुमोदित प्रवर्तक शेयरधारिता विलयन योजना में कोई बदलाव नहीं होगा। विविध ऋण पोर्टफोलियो वाले पात्र एसएफबी को प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से भुगतान बैंकों पेमेंट्स बैंक्स की स्थापना की जा रही है। इस दृष्टि से निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन सही है? फर्स्ट है कि जिन मोबाइल टेलीफोन कंपनियों और सुपर बाजार श्रृंखलाओं का स्वामित्व एवं नियंत्रण भारतीय व्यक्तियों के पास है, वे भुगतान बैंकों के प्रवर्तक होने के योग्य हैं। बिल्कुल सही है। सेकेंड है कि भुगतान बैंक क्रेडिट कार्ड एवं डेबिट कार्ड दोनों जारी कर सकते हैं। गलत हो जाएगा। थर्ड है कि भुगतान बैंक ऋण देने के कार्यकलाप नहीं कर सकते। ये सही है। तो इस तरीके से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 1 और 3 सही है। भुगतान बैंकों का उद्देश्य लघु बचत बैंकों तथा सीमांत व्यक्तियों, निम्न आय वर्ग, प्रवासी श्रमिक वर्ग, असंगठित क्षेत्र के छोटे व्यवसायी आदि को भुगतान की सुविधा उपलब्ध कराकर वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना है। भुगतान बैंकों के संदर्भ में आरबीआई द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार जिन मोबाइल टेलीफोन कंपनियों और सुपर बाजार श्रृंखलाओं का स्वामित्व एवं नियंत्रण भारतीय व्यक्तियों के पास है, वे भुगतान बैंकों के प्रवर्तक होने के योग्य हैं। भुगतान बैंक ऋण देने के कार्यकलाप नहीं कर सकते हैं, यद्यपि ये एटीएम या डेबिट कार्ड्स तो जारी कर सकते हैं, किंतु इन्हें क्रेडिट कार्ड्स जारी करने का अधिकार नहीं है। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत में वित्तीय समावेशन हेतु भुगतान बैंक की स्थापना का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। इन बैंकों की स्थापना की सिफारिश निम्न समिति ने की। कौन सी समिति ने? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, नचिकेत मोर। नचिकेत मोर समिति ने वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करने के लिए एक नए बैंकिंग ढांचे के रूप में भुगतान बैंकों की स्थापना की सिफारिश की थी। इस समिति का गठन सितंबर 2013 में किया गया था और इसने अपनी रिपोर्ट जनवरी 2014 में भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपी थी। नेक्स्ट है, प्रतिछाया बैंकिंग क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्तीय तथा अन्य गतिविधियों को संपन्न करना। प्रतिछाया बैंकिंग या शैडो बैंकिंग शब्द का प्रयोग सबसे पहले वर्ष 2007 में अर्थशास्त्री पॉल मैकुलो ने किया था। प्रतिछाया बैंकिंग या शैडो बैंकिंग से तात्पर्य गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्तीय तथा अन्य गतिविधियों को संपन्न करना है। इसे हम आभासी बैंक व्यवस्था भी कह सकते हैं। इसमें अनेक गैर बैंकिंग वित्तीय मध्यस्थ परंपरागत वाणिज्यिक बैंकों के समान ही ग्राहकों को सेवाएं उपलब्ध कराते हैं, मगर उन पर न तो सरकार का और न ही केंद्रीय बैंक का कोई नियंत्रण होता है। नेक्स्ट है, किसी बैंक और गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था NBFI के बीच अंतर यह है कि बैंक अपने ग्राहकों के साथ सीधा व्यवहार करता है, जबकि गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था बैंकों और सरकार के साथ आदान प्रदान करती है। गलत हो जाएगा। सेकेंड है कि बैंक जो है अपने ग्राहकों की पूरी श्रृंखला के साथ वित्त संबंधी अनेक क्रियाकलापों में संलग्न होता है, जबकि गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था का मुख्यतः बड़े उद्यमों की आवधिक ऋण आवश्यकताओं से संबंध होता है। ये सही है। तो इस तरीके से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बैंक जो है यह वित्तीय व्यवस्था के संचालन के साथ साथ राष्ट्र के सामाजिक और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वाणिज्यिक बैंक इस श्रेणी में मुख्य रूप से आते हैं। दूसरी ओर गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण में नहीं होती तथा व्यावसायिक दृष्टि से अधिकाधिक लाभ की आकांक्षा से कार्य करती हैं। ये बड़े उद्यमों को समय समय पर ऋण उपलब्ध कराकर उनका सहयोग करती हैं। नेक्स्ट है कि भारत में गैर बैंकिंग कंपनियों NBFCs के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट है कि ये सरकार द्वारा जारी प्रतिभूतियों के अधिग्रहण में भाग नहीं ले सकते। सेकेंड है कि ये बचत खाते की तरह मांग निक्षेप डिमांड डिपॉजिट मतलब स्वीकार नहीं कर सकते। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। फर्स्ट गलत है एंड सेकेंड कथन सही है। तो इस तरीके से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल 2 सही है। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां NBFCs बचत खाते की तरह मांग निक्षेप स्वीकार नहीं कर सकती हैं, तथापि ये सरकार द्वारा जारी प्रतिभूतियों के अधिग्रहण में भाग ले सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुल्लक बच्चा बैंक कहाँ है?
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी पटना। पटना में स्थित बिहार बाल भवन किलकारी द्वारा बच्चों में बचत की शिक्षा के उद्देश्य से नवंबर 2009 में बच्चा गुल्लक बैंक बिहार बाल भवन पटना में की गई है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक वाणिज्यिक बैंक की परिसंपत्ति है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए किसानों को साख। किसानों को बैंकों द्वारा प्रदत्त साख को छोड़कर शेष तीनों बैंक की देनदारियां हैं, जबकि किसानों को प्रदत्त साख बैंकों की परिसंपत्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में किसी वाणिज्यिक बैंक की परिसंपत्ति में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी जमा। जो विकल्प दिए हुए हैं अग्रिम जमा, निवेश या मांग तथा अल्प सूचना मुद्रा, मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, इसमें प्रश्नगत विकल्पों में भारत में किसी वाणिज्यिक बैंक की परिसंपत्ति में जमा शामिल नहीं होता है। वाणिज्यिक बैंक की परिसंपत्तियों के अंतर्गत मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, कैश एंड बैलेंसेस विद आरबीआई, निवेश, सरकारी प्रतिभूतियां, अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां, गैर अनुमोदित प्रतिभूतियां, ऋण एवं अग्रिम आदि शामिल हैं। जबकि जमाएं, सावधि और मांग जमाएं दोनों बैंकों की देयताओं का भाग होती हैं। नेक्स्ट है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से गैर वित्तीय ऋण में सम्मिलित है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? परिवारों का बकाया गृह ऋण, बिल्कुल सही है। सेकंड है क्रेडिट कार्डों पर बकाया राशि, ये भी सही है। थर्ड है राजकोष बिल, ये भी सही है। तो इस तरीके से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी केवल 1, 2 और 3। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में गैर वित्तीय ऋण में सम्मिलित है क्रेडिट कार्डों पर बकाया राशि, परिवारों का बकाया गृह ऋण, गैर वित्तीय औद्योगिक ऋण और राजकोष बिल या सरकार द्वारा लिया गया ऋण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोर बैंकिंग समाधान पर कभी कभी समाचारों में जो पद है, टर्म है कोर बैंकिंग समाधान है, कभी कभी समाचार में देखा जाता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा इसका सही वर्णन है? यूपीएससी 2016 में पूछा गया था। फर्स्ट है कि यह बैंक की शाखाओं का वह तंत्र है जो उपभोक्ताओं को अपने खातों का संचालन बैंक की किसी भी शाखा से कर सकने की सुविधा देता है, चाहे उन्होंने अपना खाता कहीं भी खोल रखा हो, बिल्कुल सही है। सेकेंड है कि यह व्यावसायिक बैंकों पर कंप्यूटरीकरण के माध्यम से आरबीआई का नियंत्रण बढ़ाने का एक प्रयास है, गलत हो जाएगा। थर्ड है यह एक विस्तृत प्रक्रिया है जिसके द्वारा विशाल अनर्जक नॉन परफॉर्मिंग परिसंपत्ति वाले बैंक का अधिग्रहण दूसरे बैंक द्वारा लिया जाता है, ये भी गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए केवल 1 सही है। कोर बैंकिंग का आशय नेटवर्क से जुड़ी बैंक शाखाओं द्वारा मुहैया कराई जाने वाली बैंकिंग सेवाओं से है। कोर बैंकिंग के अंतर्गत ग्राहक बैंक की किसी भी शाखा के खाते का संचालन अन्य शाखाओं से भी कर सकता है। कोर बैंकिंग के अंतर्गत अनेक सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, जैसे एनीवेयर बैंकिंग या कहीं भी बैंकिंग, ठीक है, साधनों का तीव्रता से हस्तांतरण आदि। कंप्यूटरीकरण के माध्यम से आरबीआई का नियंत्रण बढ़ाने तथा बैंकों के अधिग्रहण से इसका कोई संबंध नहीं है। नेक्स्ट है कि समाचारों में प्रायः आने वाला बेसल 3 समझौता या सरल शब्दों में बेसल 3 क्या है? फर्स्ट है कि जैव विविधता के संरक्षण और धारणीय सस्टेनेबल उपयोग के लिए राष्ट्रीय कार्य नीतियाँ विकसित करने का प्रयास करता है। सेकेंड है कि बैंकिंग क्षेत्रों के वित्तीय और आर्थिक दबावों का सामना करने के सामर्थ्य को उन्नत करने तथा जोखिम प्रबंधन को उन्नत करने का प्रयास करता है, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। बेसल मानक बैंकिंग व वित्तीय संस्थाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप देने से संबंधित है और इनका निर्धारण स्विट्जरलैंड के बेसल शहर में होने के कारण इसे बेसल नाम से जाना जाता है। वर्ष 2010 में बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बेसल कमेटी द्वारा जारी बैंकिंग क्षेत्र के लिए उच्चतर पूंजी आवश्यकता, तरलता नियमों तथा आकस्मिक व्यवस्थाओं को लागू करने की संशोधित नीति को बेसल 3 कहते हैं। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वर्ष 2007 से 2009 के बीच वित्तीय प्रणाली ध्वस्त होने तथा उसके परिणाम स्वरूप आर्थिक मंदी की जो घटना घटी उसकी पुनरावृत्ति न हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेसल 3 निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी किसी बैंक की पूंजी की पर्याप्तता के मापन के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों से। जून
2004 में संशोधित बेसल नीति, जिसे सामान्य तौर पर बेसल 2 कहा जाता है, यहाँ बेसल 2 है, ठीक है, यहाँ ध्यान में रखिएगा, जिसे सामान्य तौर पर बेसल 2 कहा जाता है, का संबंध किसी बैंक की पूंजी पर्याप्तता के मापन हेतु अंतर्राष्ट्रीय मानक से है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट है कि पूंजी पर्याप्तता अनुपात CAR वह राशि है जिसे बैंकों को अपनी निधियों के रूप में रखना होता है, जिससे वे यदि खाता धारकों द्वारा देयताओं का भुगतान नहीं करने से कोई हानि होती है तो उसका प्रतिकार कर सके, तो ये सही है। सेकेंड है कि CAR का निर्धारण प्रत्येक बैंक द्वारा अलग अलग किया जाता है, ये गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल 1 सही है। पूंजी पर्याप्तता अनुपात CAR कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो है यह बैंकों के जोखिम की स्थिति में बचाव हेतु निधि होती है। इसे CRAR कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स रेशियो भी कहा जाता है। इसका निर्धारण केंद्रीय बैंक द्वारा किया जाता है। वर्तमान में भारत में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इसे न्यूनतम 9% निर्धारित किया गया है। स्मरणीय है कि बैंकों को जोखिम से बचाने हेतु बेसल 3 मान को न्यूनतम 8% के अनुरूप सुधार किया जा रहा है। नेक्स्ट है, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी इंश्योरेंस निगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। फर्स्ट है कि भारतीय रिजर्व बैंक की एक सहायक है, बिल्कुल सही है। सेकेंड है 5 लाख रुपए की जमा इसके द्वारा बीमित है, ये भी सही है। तो इस तरीके से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, केवल दोनों 1 और 2 दोनों सही है। भारत में सभी राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंकों में बचत खातों पर दी जाने वाली ब्याज दरें किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, केंद्रीय बैंक, वित्त बैंक मंत्रालय, केंद्रीय वित्त आयोग, भारतीय बैंक संघ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत में बचत खातों पर ब्याज दरों को पहले भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित किया जाता था, जिन्हें अक्टूबर 2011 में नियंत्रण मुक्त कर दिया गया। वर्तमान में यह वाणिज्यिक बैंकों द्वारा बाजार ब्याज दरों के आधार पर निर्धारित किया जाता है। नेक्स्ट है कि RBI द्वारा घोषित कोषों की सीमांत लागत पर आधारित उधारी दर का उद्देश्य क्या है। फर्स्ट है कि ये दिशा निर्देश उधारों की ब्याज दरें निर्धारित करने हेतु बैंकों द्वारा अपनाई गई विधि में पारदर्शिता बढ़ाने में मदद करते हैं, बिल्कुल सही है। सेकेंड है कि ये दिशा निर्देश बैंक साख की उपलब्धता ऐसी ब्याज दरों पर सुनिश्चित करने में मदद करते हैं जो ऋण लेने वाले एवं बैंक दोनों के लिए न्याय संगत है, तो ये भी सही है। तो इस तरीके से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अग्रिमों पर ब्याज दरों के निर्धारण हेतु कोषों की सीमांत लागत पर आधारित उधारी दर प्रविधि के परिपालन हेतु दिशा निर्देश दिसंबर 2015 में जारी किए गए थे, जो 1 अप्रैल 2016 से प्रभावी है। MCLR पद्धति बैंकों की उधार दरों की नीति दरों के प्रति संवेदनशीलता के अलावा अग्रिमों पर ब्याज दरों के निर्धारण के लिए बैंकों द्वारा अपनाई जा रही पद्धति में पारदर्शिता को भी बेहतर बनाएगी। इस पद्धति से बैंक ऋण की उपलब्धता ऐसी ब्याज दरों पर सुनिश्चित होगी जो उधारकर्ताओं के साथ साथ बैंकों के लिए भी न्याय संगत है। साथ ही सीमांत लागत के अनुसार ऋणों पर ब्याज के निर्धारण से बैंकों को और प्रतिस्पर्धी बनाने एवं उनके दीर्घावधिक मूल्यों को बढ़ाने में मदद मिलेगी तथा आर्थिक वृद्धि में योगदान बढ़ेगा। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर का ध्यान दीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो फर्स्ट है, यह शीर्ष बैंक है, बिल्कुल सही है। सेकेंड है कि यह मुद्रा आपूर्ति को नियमित करता है, ये भी सही है। थर्ड है, यह व्यापारिक घरानों को ऋण प्रदान करता है, ये गलत हो जाएगा। फोर्थ है, यह नाबार्ड के कार्यों का पर्यवेक्षण करता है, ये भी सही है। तो इस तरीके से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 1, 2 और 4 सही है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI जो है यह भारत का शीर्ष बैंक है। यह मुद्रा आपूर्ति को नियमित करता है तथा नाबार्ड के कार्यों का पर्यवेक्षण करता है। यह किसी भी व्यक्ति अथवा व्यापारिक घराने को ऋण नहीं प्रदान करता है। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है कि वह केंद्र सरकार का बैंकर है, बिल्कुल सही है।
सेकेंड है वह मौद्रिक नीति बनाता है और लागू करता, ये भी सही है। थर्ड है वह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सिलसिले में सरकार के एजेंट के रूप में काम करता, ये भी सही है। फोर्थ है वह भारत सरकार के ऋणदान कार्यक्रम को संचालित करता, ये भी सही है। तो इस तरीके से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 1, 2, 3 और 4 सभी सही है। आरबीआई जो है यह देश का केंद्रीय बैंक है जिसके प्रमुख कार्य हैं सरकार के बैंक के रूप में कार्य करना, मौद्रिक नीति का निर्माण एवं उसका क्रियान्वयन करना, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ सरकार के एजेंट के रूप में कार्य करना, विदेशी विनिमय का नियंत्रण एवं प्रबंधन करना, भारत सरकार के ऋणदान कार्यक्रम को संचालित करना तथा बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करना आदि। आरबीआई जो है यह सार्वजनिक क्षेत्र के व्यावसायिक एवं विकास बैंकों का पर्यवेक्षण भी करता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय बैंक का कार्य है? फर्स्ट है रेपो रेट का प्रबंधन करना, बिल्कुल सही है। सेकंड है वाणिज्यिक बैंक को ऋण देना, ये भी सही है। थर्ड है सरकार को बैंक सुविधाएं, ये भी सही है। एंड ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। भारतीय रिजर्व बैंक केंद्रीय बैंक जो है निम्नलिखित दायित्वों का निर्वहन करता है: मुद्रा जारी करता, सरकार का बैंकर तथा ऋण प्रबंधक, बैंकों का बैंकर, बैंकिंग प्रणाली का विनियामक, विदेशी मुद्रा प्रबंधन आदि। नेक्स्ट है मुद्रा एवं वित्तीय मामलों में सरकार का वित्तीय अभिकर्ता एवं सलाहकार कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, आरबीआई। मुद्रा एवं वित्तीय मामलों में सरकार का वित्तीय अभिकर्ता एवं सलाहकार भारतीय रिजर्व बैंक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट है कि भारतीय रिजर्व बैंक भारत सरकार की प्रतिभूतियों का प्रबंधन और प्रयोजन करता है किंतु किसी राज्य सरकार की प्रतिभूतियों का नहीं, ये गलत हो जाएगा। सेकेंड है कि भारत सरकार कोष पत्र ट्रेजरी बिल जारी करता है और राज्य सरकारें कोई कोष पत्र जारी नहीं करता है, ये बिल्कुल सही है। थर्ड है कि कोष पत्र जिसे ट्रेजरी बिल कहते हैं कोष पत्र ऑफर अपने समूल्य से बट्टे पर जारी किए जाते हैं, ये भी सही है। तो इस तरीके से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 2 और 3 सही है। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत आरबीआई भारत सरकार एवं राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र पुदुचेरी एवं जम्मू और कश्मीर सहित दोनों की प्रतिभूतियों का प्रबंधन एवं प्रयोजन करता है। सरकारी प्रतिभूतियां केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा जारी की जाती है। केंद्र सरकार द्वारा जारी अल्पकालीन 1 वर्ष से कम अवधि की प्रतिभूतियों को ट्रेजरी बिल कहा जाता है। इसको ध्यान में रखना है कि 1 वर्ष से कम की अवधि की जो प्रतिभूति है उसको ट्रेजरी बिल कहा जाता है, जबकि दीर्घकालीन प्रतिभूतियों को सरकारी बॉन्ड कहा जाता है। राज्य सरकारें केवल दीर्घकालीन प्रतिभूतियां ही जारी करें। यहाँ ध्यान में रखिएगा कि ट्रेजरी बिल जो है वो कम अवधि के लिए जारी किया जाता है, जो कि केवल और केवल केंद्र सरकार के द्वारा जारी किया जाता है। एंड ये सरकारी बॉन्ड, दीर्घकालीन प्रतिभूतियों को सरकारी बॉन्ड कहा जाता है, जो कि राज्य सरकारें दीर्घकालीन प्रतिभूतियां ही जारी करती है, इसको ध्यान में रखना है। इन्हें राज्य विकास ऋण SDL स्टेट डेवलपमेंट लोन कहा जाता है। ट्रेजरी बिल पर ब्याज का भुगतान नहीं होता है, यद्यपि इन्हें उनके मूल्य से बट्टे पर मतलब डिस्काउंट पर जारी किया जाता है। उदाहरण स्वरूप 100 रुपये मूल्य का 91 दिनों का ट्रेजरी बिल 98.20 रुपये पर जारी होगा और इसकी वापसी पर क्रेता को 100 रुपये प्राप्त होंगे। नेक्स्ट है भारत में ट्रेजरी बिल बेचे जाते हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। भारत में ट्रेजरी बिल सर्वप्रथम वर्ष 1917 में जारी किए गए थे और ये भारत सरकार द्वारा जारी किए गए अल्पकालिक ऋण उपकरण है तथा वर्तमान में 3 अवधियों अर्थात 91 डेज, 182 डेज तथा एवं 364 डेज में दिन में जारी किए जाते हैं। यह मुद्रा बाजार उपकरण मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है और ये आरबीआई द्वारा नीलामी बोली के माध्यम से बेचे जाते हैं। इनके जारी करने का मुख्य उद्देश्य सरकार के अतिरिक्त खर्चों के लिए फंड जुटाना होता है। नेक्स्ट है भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट कथन है कि खुदरा निवेशक डीमैट खातों के माध्यम से प्राथमिक बाजार में राजकोष बिल, ट्रेजरी बिल और भारत सरकार के ऋण बॉन्ड में निवेश कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। सेकेंड है कि बातचीत से तय लेन देन प्रणाली, ऑर्डर मिलान, नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम, ऑर्डर मैचिंग भारतीय रिजर्व बैंक का सरकारी प्रतिभूति व्यापारिक मंच है, ये भी सही है।
थर्ड है कि सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड का भारतीय रिजर्व बैंक एवं बम्बई स्टॉक एक्सचेंज द्वारा संयुक्त रूप से प्रवर्तन किया जाता है, ये गलत है। इस तरीके से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1 और 2 सही है। खुदरा निवेशकों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में निवेश की सुविधा तथा वन स्टॉप एक्सेस प्रदान करने के लिए 12 नवंबर 2021 को आरबीआई द्वारा खुदरा प्रत्यक्ष योजना शुरू की गई, जिसका उद्देश्य आरडीजी रिटेल डायरेक्ट गिट खाता धारकों को आरबीआई खुदरा प्रत्यक्ष योजना के तहत प्रतिभूतियों को खरीदने, बेचने एवं में सक्षम बनाने के लिए मूल्य या उदाहरण प्रदान करके सरकारी प्रतिभूतियों में खुदरा भागीदारी को बढ़ावा देना है। NDSOM या नेगोशिएटेड डीलिंग सेगमेंट ऑर्डर मैचिंग का अर्थ है सेकेंडरी मार्केट में सरकारी प्रतिभूतियों में ट्रेडिंग के लिए आरबीआई की स्क्रीन आधारित इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर मिलान प्रणाली। यह आरबीआई के स्वामित्व में है। सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड को वर्ष 1999 में सुविधाजनक, भरोसेमंद और सुरक्षित डिपॉजिटरी सेवाएं प्रदान करने हेतु स्थापित किया गया था। प्रारंभ में यह बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज द्वारा प्रवर्तित किया जा रहा था, न कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। बाद के वर्षों में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज द्वारा अपनी हिस्सेदारी HDFC बैंक, केनरा बैंक आदि को बेच दी गई। अतः कथन 3 सही नहीं है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार के व्यापार का संचालन भारतीय रिजर्व बैंक नहीं करता है? नागालैंड, जम्मू कश्मीर, पंजाब, असम। तो यहाँ देखिए इसका एक्सप्लेनेशन। तत्कालीन जम्मू कश्मीर, ठीक है, राज्य सरकार द्वारा आरबीआई के साथ जनवरी 2011 में समझौता किया गया था, जो कि 1 अप्रैल 2011 से प्रभावी हुआ। इस समझौते के तहत जम्मू और कश्मीर बैंक को आरबीआई के एजेंट के तौर पर वहां की सरकार के सामान्य बैंकिंग व्यापार के संचालन हेतु नियुक्त किया गया था। जम्मू और कश्मीर के पुनर्गठन और इसके 2 संघ राज्य क्षेत्रों में विभाजन के पश्चात अब जम्मू और कश्मीर बैंक आरबीआई के एजेंट के तौर पर इन दोनों संघ राज्य क्षेत्रों के बैंकिंग व्यापार का संचालन करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से मामलों में भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को नियंत्रित करता है? फर्स्ट है परिसंपत्तियों की तरलता, सेकेंड है शाखा विस्तार, थर्ड है बैंकों का विलय एंड फोर्थ है बैंकों का समापन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4। रिजर्व बैंक बैंकों का बैंक है। वह परिसंपत्तियों की तरलता, विनियमन के साथ विलय एवं अधिग्रहण, शाखा विस्तार तथा बैंकों के समापन आदि के संदर्भ में वाणिज्यिक बैंकों को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? फर्स्ट है कि आरबीआई देश का केंद्रीय बैंक है, ये बिल्कुल सही है। सेकेंड है कि आरबीआई केंद्रीय एवं राज्य सरकारों का बैंकर है, ये भी सही है। ऑप्शन सी है कि आरबीआई देश के विदेशी विनिमय निधि का अभिरक्षक है, ये भी सही है। एंड ऑप्शन डी है आरबीआई की स्थापना 1949 में हुई थी, ये गलत हो जाएगा। तो हमसे पूछा गया कौन सा सही नहीं है, तो इस तरीके से ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। यहाँ देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को कलकत्ता, वर्तमान में कोलकाता में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के तहत हुई थी। वर्ष 1937 में इसका मुख्यालय कोलकाता से मुंबई स्थानांतरित किया गया और यह भारत का केंद्रीय बैंक तथा बैंकों का बैंक है। यह व्यावसायिक बैंकों द्वारा किए जाने वाले साख सृजन को नियंत्रित करता है। साथ ही साथ इसके द्वारा भारत में विदेशी विनिमय निधि के अभिरक्षक का तथा उसके रख रखाव का कार्य भी किया जाता है। वर्ष 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। नेक्स्ट है, किस वर्ष रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1949। नेक्स्ट है, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मुंबई। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1935 में। नेक्स्ट है, बैंकों का बैंक कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी रिजर्व बैंक। नेक्स्ट है, भारत में विदेशी विनिमय संचयन का रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट है, भारत में व्यावसायिक बैंकों द्वारा साख सृजन का नियंत्रण निम्नलिखित में से कौन करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट है, भारत में अंतिम उधारदाता लैंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट के रूप में केंद्रीय बैंक के कार्य में सामान्यतः निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित है?
फर्स्ट है कि अन्य स्रोतों से ऋण प्राप्ति में विफल होने पर व्यापार एवं उद्योग निकायों को ऋण प्रदान करना गलत हो जाएगा। सेकंड है कि अस्थायी संकट के समय बैंकों के लिए चल निधि उपलब्ध कराना बिल्कुल सही है। थर्ड है बजटीय घाटों के वित्तीयन के लिए सरकारों को ऋण देना गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल 2 सही है। बैंकों के बैंकर के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक अंतिम उपाय के ऋणदाता के रूप में भी कार्य करता है। यह एक ऐसे बैंक के बचाव में आ सकता है जो सॉल्वेंट है लेकिन अस्थायी तरलता की समस्याओं का सामना कर रहा है और उसे बहुत तरलता की आवश्यकता है और कोई भी ऋण देने के लिए तैयार नहीं है। ऐसी स्थिति में भारतीय रिजर्व बैंक उस बैंक को तरलता की आपूर्ति करता है और तरलता की समस्या का समाधान करता है। भारतीय रिजर्व बैंक बैंक के जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करने और बैंक की संभावित विफलता को रोकने के लिए इस सुविधा का विस्तार करता है, जो बदले में अन्य बैंकों और संस्थानों की वित्तीय स्थिरता को भी प्रभावित कर सकता है और अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। फर्स्ट है यह सभी प्रकार की करेंसी नोटों को जारी करता है, ये गलत हो जाएगा। सेकंड है कि यह भारत सरकार के शाखा बैंक के रूप में कार्य करता है, बिल्कुल सही है। थर्ड है कि यह बैंकों का बैंक है, ये भी सही है। एंड ऑप्शन डी है यह विदेशी मुद्रा का विनिमय करता है, ये भी सही है। हमसे पूछा गया कौन सा कथन सही नहीं है, तो इस तरीके से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। भारतीय रिजर्व बैंक जो है ना 1 रुपये के नोट्स को छोड़कर से सभी मूल्य वर्ग के नोटों को जारी करता है। 1 रुपये के नोट्स का निर्गमन भारत सरकार द्वारा किया जाता है, जिस पर वित्त मंत्रालय के सचिव का हस्ताक्षर होता है। भारत सरकार द्वारा 1 रुपये के नोट्स वर्ष 1994 तक लगातार जारी किए गए। नेक्स्ट है 1 रुपये की नोट पर हस्ताक्षर किसका होता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, वित्त मंत्रालय के सचिव का। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, साख सृजन। साख सृजन का कार्य वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा किया जाता है, न कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। बाकी साख नियंत्रण, अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की शिखर संस्था के रूप में मौद्रिक नीति का निर्माण, ये सारे भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, विदेशी व्यापार का नियमन। ठीक है, करेंसी का नियमन, शाख का नियमन तथा देश के विदेशी विनिमय कोषों की रखवाली एवं प्रबंधन आदि कार्य भारतीय रिजर्व बैंक करता है, लेकिन विदेशी व्यापार का नियमन, ठीक है, यह नहीं करता है। विदेशी व्यापार का नियमन वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक बैंकरों के बैंक के रूप में कार्य करता है। इसका अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है। फर्स्ट है कि अन्य बैंक आरबीआई के पास अपनी जमा संचित रखते हैं, बिल्कुल सही है। सेकंड है आवश्यकता के समय आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है, ये भी सही है। थर्ड है कि आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को मौद्रिक विषयों पर परामर्श देता है, ये भी सही है। तो इस तरीके से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 1, 2 और 3 तीनों सही है। भारतीय रिजर्व बैंक देश का केंद्रीय बैंक है। इसे बैंकों के बैंक के रूप में जाना जाता है क्योंकि यह सभी वाणिज्यिक बैंकों को मौद्रिक विषयों पर परामर्श देता है। साथ ही वह आवश्यकता के समय यह बैंकों को कर्ज प्रदान करने के साथ साथ उनकी अतिरिक्त पूंजी को भी अपने पास जमा रखता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है मौद्रिक नीति है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, राजकोषीय नीति का पूरक। तो आज के लिए इतना ही, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।